स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। लास्ट क्लास हमने कैटलिस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट जो बट रहा है कैटलिस्ट के बारे में वो है एंजाइम कैटालिसिस। ओके, नाउ अब एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद लिख देता हूं मैं। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजीनियस compound produced from living plant, produced from living plants and animal, ठीक है। नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल से फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंड है they are macromolecule, they are macromolecule, they are macromolecule of protein, protein having high molecular mass, having high molecular mass, ठीक है। थर्ड वन, reaction occurring in living bodies, reaction occurring in living bodies, reaction occurring in living bodies are very slow, are very slow, are very slow, and to occur them at required rate, and to occur them at required rate, and to occur them at required rate enzyme catalysts are required, enzyme catalysts are required, enzyme catalysts are required, hence they are also, hence they are also called as, hence they are also called as biochemical catalyst, biochemical catalyst, and phenomenon is known as, and phenomenon is known as biochemical catalysis, ठीक है। रिएक्शन जो होता है लिविंग बॉडीज में बहुत स्लो होता है और इसको और एंड टू अकर देम दे रिक्वायर एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। हेंस और दे दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस, ठीक है। और इनको जैसे मतलब लिविंग बॉडीज में जो रिएक्शन होता है एक्चुअली वो ऑलरेडी वो बहुत स्लो होता है, और इन रिएक्शन को करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंजाइम कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। जिस रिएक्शन में एंजाइम कैटलिस्ट होता है उसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम बायोकेमिकल कैटालिसिस कहेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज, enzymes are present in living bodies as colloidal solution in
वाटर, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडीज एज कोलॉइडल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। एंजाइम कैटालिसिस इज इन बिटवीन, देखो एंजाइम कैटालिस्ट जो होता है ना वो हेटेरो होता है ना वो मतलब इनके बीच के है। अभी भी इसके लिए कंफर्म साइंटिस्ट ने कंफर्मेशन नहीं किया है कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिसिस is in between homo and hetero, homo and hetero। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम, यूरिया जो है, ठीक है, यूरिया को जब वाटर के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो इसको यूरियास एक एंजाइम कैटलिस्ट होता है उसको यूज करते हैं, तो ये आपको देता है ट्वाइस ऑफ NH3 प्लस CO2 देता है आपको, ठीक है, ठीक है। क्या देगा आपको? CO2 देगा। नेक्स्ट है C12H22O11 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इन्वर्टाइज, ठीक है, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल है C6H12O6 ग्लूकोज देता है, C6H12O6 फ्रक्टोज देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है, इसके लिए हम एक लैक्टोबैसिली एंजाइम डालते हैं, लैक्टोबैसिली। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, रात के समय जब हम दही जमाते हैं थोड़ा सा हम उसमें क्या करते हैं कर्ड डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं लैक्टोबैसिली एंजाइम होता है, जिस वजह से मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में, मिल्क कन्वर्ट होगा आपका कर्ड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाईली इफिशिएंट कैटलिस्ट होता है ये, हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट होता है। जैसे ट्वाइस ऑफ H2O2 कन्वर्ट होता है ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल में 18 किलो जूल पर मोल है, लेट्स से, ठीक है। वही फिर इसका डिकम्पोजिशन करूं मैं प्लैटिनम के साथ, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इसके ऑलमोस्ट ये 12 किलो जूल पर मोल हो जाता है। लेकिन सेम रिएक्शन को अगर मैंने कैटालेस के साथ डाला, ये एक एंजाइम होता है कैटालेस, ये एक तरीके के क्या होता है एंजाइम होता है, तो रिएक्शन होगा लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी बहुत सडनली डिक्रीज कर ऑलमोस्ट 2 कर देता है वो, और इस वजह से रेट क्या हो जाता है बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इज हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट होता है, ठीक है। सेकंड है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। थर्ड इज हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। बॉडी में भी जो हमारे रिएक्शन होती है, नीट वाले तो बल्कि ज्यादा जानते होंगे, बॉडी में भी हमारे जो एंजाइम रिएक्शन होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं, तो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए टेम्परेचर आपको मॉडरेट ही रखना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, पीएच भी आपको बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय
activity can be increased by activator and coenzymes. ठीक है, एक्टिविटी इसकी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो कोई हम एक्टिवेटर डाल देंगे या तो हम कोई कोएंजाइम्स डाल देंगे। ठीक है, एक्टिविटी कैन बी डिक्रीज, एक्टिविटी कैन बी decreased and destroyed by poison। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक वगैरह में हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम मेरा कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, और प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे, इसको मैं पी बोलूँगा। ठीक है, अब होता क्या है स्टेप 1 में, देखो स्टेप 1 में ये होगा कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है ES। ES से क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। अगेन स्टेप 2 में ES जो होगा वो प्रोडक्ट, वो क्या करेगा, ES जो होगा अगेन रिएक्ट करके एंजाइम अलग कर देगा, प्रोडक्ट अलग कर देगा। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, अब ये होता है कि बेसिकली बहुत सारे एक्टिव सेंटर्स होते हैं डेफिनेट शेप के सरफेस के ऊपर, कोलॉइडल सरफेस के ऊपर, और उसमें बेसिकली एक तरीके का लॉक इन की मेथड होता है। क्या होता है, लॉक इन के जो भी एंजाइम्स के ऊपर जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं ना, तो वो क्या करता है, उनके जो एक्टिव सेंटर का जो पर्टिकुलर शेप होता है उसके ऊपर वो उसी सबस्ट्रेट वो जाके उसमें अटैच हो सकता है, मतलब वही सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है जिसका एक्टिव सेंटर का मतलब जो शेप होगा और सबस्ट्रेट का शेप होगा वो जाके एकदम अटैचली जुड़ जाए, तब जाके वो कॉम्प्लेक्स बना सकता है। बेसिकली लॉक इन की हर ताले की हर ताले को नहीं खोल सकती है, तो जो लॉक एक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी ही बनती है, तो वैसा ही हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम के ऊपर जाके नहीं अटैच हो सकता। एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही पर्टिकुलर एंजाइम के ऊपर क्या करता है, जाके अटैच होता है, तभी वो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर पाता है। ठीक है, तो लिख देता हूं, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर, देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर ऑफ डेफिनाइट शेप present on the surface of colloidal particle। बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, मान लो ये एक्टिव सेंटर है, ये एंजाइम है। ठीक है, सबस्ट्रेट का कुछ शेप ये है S। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्टिव सेंटर एंजाइम में। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ। तो ये एक तरीके से क्या बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ES कॉम्प्लेक्स बना लिया ये, देन आफ्टर क्या होगा, ये रिवर्ट हो जाएगा एंजाइम अपने, क्योंकि कैटलिस्ट तो वापस से रीजनरेट हो जाता है एज इट इज जो पहले जनरेट होता था। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, वो ये प्रोडक्ट बना देता है, कोई भी प्रोडक्ट। तो दिस वाज योर बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, और दिस वाज योर ओवरऑल एंजाइम्स के बारे में जो हमें पढ़ना था। ठीक है, इसके अलावा तो अभी हम और कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट कैटलिस्ट पूरा पार्ट हमारा खत्म होता है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हम कोलॉइडल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो
आपको भी पता है कि जनरली पूरा पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, ओके, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको हो सकता है आपको रिमेंबर करने के, बट बिलीव अगर आपको याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते, कुछ भी चेंज नहीं करता जेईई और नीट में, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप टिक करिए। तो थोड़ा अगर चीज आपको याद रहेगा तो ये एक तरीके से आपको बोनस मार्क्स देने की कोशिश करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या तो बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, बट बिलीव में बहुत आसान है, अगर 3-4 बार रिवीजन कर लोगे ना, इसको 3-4 बार याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, कोलॉइडल सॉल्व। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। और कोलॉइड्स, अब समझो कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोलॉइड होता क्या है। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा ये है कि आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन को हम नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते, ठीक है। और जैसा मान लो ये पानी है, थोड़ा सा पानी इसमें देखिए, थोड़े से पानी में अगर मैंने कोई पहले से आदमी इसमें नमक और चीनी मिला दे और अगर मैं इसको पी जाऊं तो क्या मुझे आज क्या देख के मैं बता सकता हूँ कि इसमें नमक इस पानी में नमक डिजॉल्व है या चीनी डिजॉल्व है? देख के तो मैं ऑब्वियस बात नहीं बता सकता हूँ। अगर हाँ कोई रेत सैंड मिक्स कर देगा तो भले आप देख के बता दो हाँ चलो इसमें तो सैंड है भैया। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि सैंड का जो पार्टिकल का साइज है और जो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज है उनके बीच का जो साइज होता है वो होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे इमल्शन वगैरह में जो पार्टिकल होता है ना, ट्रैक्टर इमल्शन, आपने नाम सुना एशियन पेंट ट्रैक्टर इमल्शन। वो इमल्शन क्या है? इमल्शन एक तरीके का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। वो क्या है? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो उसके पार्टिकल को आप देख भी सकते हो और नहीं भी देख सकते हो। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स जो आगे मैं समझाऊंगा। तो एक तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो पहला डेफिनेशन तो इसके पार्टिकल के साइज से आता है। देखो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है, विच इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है। सस्पेंशन का क्या होता है? बड़ा पार्टिकल होता है। सस्पेंशन का साइज क्या होता है? पार्टिकल का बहुत बड़ा होता है और बिगर पार्टिकल होता है बेसिकली, बिगर पार्टिकल विच इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या होता है? ये इन बिटवीन रहता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या रहता है? इन बिटवीन रहता है। ये मतलब मीडियोकर पार्टिकल होते हैं। ये मीडियोकर पार्टिकल होते हैं जिसके पार्टिकल की साइज जो होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होती है। पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है, ओके। तो जैसे अगर मैं नंबर लाइन सिस्टम में समझाऊं
ये 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर है, ये 1000 नैनोमीटर है। तो यहाँ से साइज बड़ा हो गया तो मतलब ये सस्पेंशन में जाएगा, ये आपका यहाँ से छोटा रहेगा तो ट्रू सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है। और बचा कुछ पार्ट क्या जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको हमेशा कोलॉइडल देगा, ठीक है। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, ये तो मेरा बस समझाने के तौर पे था प्रॉपर्टी। ट्रू सॉल्यूशन को टीएस में लिख रहा हूँ मैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को सीएस में लिख रहा हूँ मैं, और सस्पेंशन तो एज इट इज सस्पेंशन रहेगा मेरा, ठीक है। तो देखो डिफरेंस वाइज समझ जाओगे तो चीजें आपको आधी से ज्यादा चीजें तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज, which is less than 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ये ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, और यहाँ पे पार्टिकल की साइज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर, ओके। नेक्स्ट विजिबिलिटी, ठीक है भैया। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप तो किसी चीज से भी देख लो, माइक्रोस्कोप या बहुत उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, उससे भी आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। नॉट विजिबल विथ एनी, नॉट विजिबल विथ एनी ऑप्टिकल मीन्स, ठीक है। मे बी विजिबल, हो भी सकता है ये दिख भी जाए, मे बी विजिबल विथ ऑप्टिकल मीन, ऑलवेज विजिबल, नेकेड आई से भी आप इनको देख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर सेकंड रेफरेंस, ठीक है। नेचर, इनका नेचर क्या होता है, देखो ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस नेचर का होता है, क्या होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है, ठीक है। ये बाकी दोनों क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेटलिंग नेचर, सेटलिंग नेचर क्या होगा, डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, डज नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नॉर्मली नॉट सेटल, नॉर्मली नॉट सेटल, but can be settled due to centrifugation, but can be settled due to centrifugation, एक मेथड होता है, ठीक है। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे हम कोलॉइडल पार्टिकल को सेटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलवेज सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, ऑलवेज सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, टिंडल इफेक्ट, एंड ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट समझ लो। टिंडल इफेक्ट हालांकि मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा टिंडल इफेक्ट होता है क्या। जैसे इस रूम में मैं अंधेरा कर दूं, ठीक है, और फिर मैं एक टॉर्च जला तो आपको टॉर्च का एक पाथ दिखेगा, वो पाथ किस वजह से दिख रहा है, मतलब जो स्कैटरिंग हो रहा है वो लाइट का,
वो बिकॉज ऑफ एयर हो रहा है, क्योंकि एयर एज अ मीडियम काम कर रहा है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एनी मीडियम इज नथिंग बट टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। ऑलवेज विजिबल, ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या, डज नॉट शो, ओके, इट शोज, ये टिंडल इफेक्ट ब्राउनिंग मॉडल शो कर सकता है, मे और मे नॉट शो। ओके, लेट अस कम टू अनदर। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉपर्टी का, ये हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन का, ये हो जाएगा अगेन प्रॉपर्टी टीएस सीएस, सेपरेशन। सेपरेशन में क्या होगा, सेपरेशन में दो पार्ट है, एक है आपका फिल्टर पेपर से, एक होगा आपका फिल्टर पेपर से, और एक होगा स्पेशल मेम्ब्रेन से। ऐसा मतलब स्पेशल मेम्ब्रेन, एफ मतलब फिल्टर पेपर। चाहे आप ट्रू सॉल्यूशन का फिल्टर पेपर से करो या कोई भी से स्पेशल मेम्ब्रेन से करो, ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों में नॉट पॉसिबल। क्या मैं नॉट पॉसिबल दोनों में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिल्टर पेपर से भले आप कोलोइडल सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पॉसिबल है अगर स्पेशल मेम्ब्रेन से अगर मैं कोई करूँ तो। पार्चमेंट पेपर वगैरह होता है, पार्चमेंट पेपर एक स्पेशल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। इनका तो दोनों में पॉसिबल है, पॉसिबल आप फिल्टर पेपर से करें स्पेशल में, दोनों में क्या हो सकता है, पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। डिफ्यूजन की बात करूं मैं, they will diffuse readily, they will diffuse readily, very slowly, ये बहुत स्लोली करते हैं। कौन से कोलोइडल सॉल्यूशन, they will not diffuse, they will not diffuse। okay, now let us कोलोइडल सॉल्यूशन अब एग्जैक्टली हम पढ़ते हैं। ये तो हालांकि मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन से बताया था डिफरेंस वगैरह क्या होता है। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ, एक कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ heterogeneous mixture consisting of two phases, are known as dispersed phase म्हणजे DP and dispersion medium म्हणजे मतलब DM। डिस्पर्स फेज मतलब DP और डिस्पर्सन मीडियम मतलब DM। ठीक है, एक एक करके हम दोनों चीजों को समझेंगे। डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो डिस्पर्स फेज जो होता है, डिस्पर्स्ड फेज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DP लिखूंगा मैं, ठीक है, DP। डिस्पर्स फेज होता है जो मतलब क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन हेटेरोजेनियस मिक्सचर है दो फेज का, एक फेज होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज मतलब ये हुआ कि जो सबसे स्मॉलर क्वांटिटी में होगा, जो फेज सबसे स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो मेरा डिस्पर्स फेज होगा, और जो फेज सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो मेरा डिस्पर्शन मीडियम होगा। ठीक है, डिस्पर्स फेज को आप सॉल्यूट के जैसा कर सकते हो, और डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट के जैसे भी आप ले सकते समझ सकते हो। फेज व्हिच इज प्रेजेंट इन phase which is present in
सॉल्यूशन में हम उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं, ठीक है। अब बात करूं डिस्पर्सन मीडियम की, डीएम लिख रहा हूं मैं, द फेज दिस इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, द फेज which is present in higher quantity, it is just like solvent, it is just like solvent in to solvent, it is just like higher quantity जो रहता है वो डिस्पर्सन मीडियम है, और जस्ट लाइक सॉल्वेंट के जैसे होता है, इस जो सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है वही हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे इसको रफ कर देता हूँ मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ठीक है। इसका तीन तरीके से क्लासिफिकेशन है, मतलब कॉलॉइड्स के मतलब टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड या क्लासिफिकेशन कॉलॉइड्स हम तीन बेसिस पे करते हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डीपी एंड डीएम, मतलब पहला बेसिस तो मेरा है कि नेचर के बेसिस के ऊपर डीपी और डीएम के बेसिस पे। डीपी अगर आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो डीएम भी सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो एक्चुअली में कितने होने चाहिए आपके कोलोइडल सॉल्यूशन? 9 टाइप के, 3 into 3 टाइप्स, ठीक है। नेचर है ना, मतलब नेचर वैसे डिस्पर्सन फेज कौन सा नेचर का, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा नेचर, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो बेसिकली ऐसे 3 into 3 9 टाइप्स के, बस होते ही 80 टाइप्स के। क्यों होते हैं? ओनली 8 टाइप of colloidal solution are possible colloidal solution are possible, ठीक है। क्यों? डिस्पर्स फेज अगर गैस है और डिस्पर्सन मीडियम भी अगर मेरा क्या है, गैस है, तो गैस प्लस गैस हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन मेरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर ना कि होमोजेनियस। दैट इज व्हाई ये 9 टाइप्स के नहीं बनते, 8 टाइप्स के बनते, ठीक है। और ये सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। ये तो हमने नेचर वाइज बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया कोलोइडल सॉल्यूशन का। ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि उनके बीच में अट्रैक्शन है या नहीं है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है लायोफोबिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड, ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर ये भी होते हैं, एक होता है मल्टी
मॉलिक्यूलर कोलाइड। सेकेंड होता है मैक्रोमोलिकुलर colloid. Third one is associated colloids. Associated colloid जिसको हम मिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तीसरा तो आप देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द चीज आपको याद रखने वाली है, ठीक है। तो केस वन हम जब डिस्कशन करते हैं, केस वन ऑन द basis of nature of dp and dm। किसके बेसिस पे? dp और dm के नेचर के बेसिस पे, ठीक है। तो पहला अगर मैं लूं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम क्या है? डिस्पर्स फेस क्या है मेरा, ठीक है। टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन और एग्जांपल। देखो एनसीईआरटी में हो सकता है आपको एक से ज्यादा एग्जांपल देंगे, बट मैं एक दो ही एग्जांपल कराऊंगा, बाकी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है। चलो, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम मान लो मेरा, पहले मैं ले रहा हूं सॉलिड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, ठीक है। दूसरा मैं ले रहा हूं लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ठीक है। तीसरा मैं ले रहा हूं गैस और गैस। इसके दो ही एग्जांपल होंगे। ओके, नाउ डिस्पर्सन फेज एक बार सॉलिड ले लो, एक बार लिक्विड ले लो और एक बार गैस ले लो। सेम, एक बार सॉलिड ले लो, एक बार लिक्विड ले लो और एक बार गैस ले लो। एक बार सॉलिड ले लो और एक बार लिक्विड ले लो, क्योंकि गैस प्लस गैस तो वो हो जाएगा मेरा, ठीक है। सॉलिड प्लस सॉलिड क्या होता है? सॉलिड प्लस सॉलिड का हम टाइप ऑफ इमल्शन क्या होता है? सोल होता है, ठीक है। और सॉलिड प्लस लिक्विड कौन सा होता है? ये होता है जेल, ठीक है। और इसको हम क्या होता है? सॉलिड प्लस गैस को हम बोलते हैं सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का जो सोल होता है इसको हम बोलते हैं लिक्विड सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? लिक्विड सोल बोलते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? इमल्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड लिक्विड प्लस गैस को हम बोलते हैं लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? लिक्विड फॉर्म। सॉलिड प्लस गैस को हम लिक्विड सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, सॉलिड लिक्विड प्लस गैस को हम लिक्विड फॉर्म कहेंगे, ठीक है। गैस प्लस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? एरोसोल ऑफ सॉलिड, एरोसोल ऑफ सॉलिड। या इसका हम गैस प्लस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? एरोसोल ऑफ लिक्विड, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, सोल का बेस्ट एग्जांपल होता है जेमस्टोन या एलॉयज। जेमस्टोन पत्थर वगैरह होता है ना, वो सोल प्लस सोल का एग्जांपल है, ठीक है। सॉलिड प्लस लिक्विड और जल का जो है मेरा, जैसे बटर हुआ, चीज हुआ, ठीक है। बटर, चीज, कर्ड, जेलीज, ये सारे इनके एग्जांपल है। सॉलिड प्लस गैस का एग्जांपल हो जाएगा आपका फोम रबर। फोम रबर जो है ना वो उसका एग्जांपल है। तो बेसिकली आप अगर एक एग्जांपल और नोट डाउन करोगे एनसीईआरटी बुक से तो ज्यादा बेटर रहेगा और याद भी रखना, ठीक है। लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड सोल का होता है गोल्ड सोल, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। इमल्शन का बेस्ट एग्जांपल है पेंट, ठीक है। मिल्क, कोल्ड क्रीम, ये सारे इनके एग्जांपल हुए। और लिक्विड फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा शेविंग क्रीम। आपने देखा होगा शेविंग क्रीम अंदर तो गैस रहता है, जैसे आप इसको शेक करके बाहर निकालते हो तो फॉर्म जैसा बाहर निकलता है। तो शेविंग क्रीम का बेस्ट एग्जांपल फॉर लिक्विड प्लस गैस लिक्विड फॉर्म का, ठीक है। और एरोसोल ऑफ सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल है स्मोक, डस्ट, ठीक है।
क्लाउड्स, ये सारे इनके एग्जांपल हो जाएंगे बेस्ट, ठीक है। और इसका लिक्विड, एरोसॉल ऑफ लिक्विड का क्या एग्जांपल होगा, फॉग हो जाएगा। नेक्स्ट मिस्ट, फॉग और मिस्ट इनके क्या आ जाएंगे मेरे एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बातें और याद रखनी है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे अगर डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, और सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोसोल। डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो उसको हम हाइड्रोसोल बोलेंगे। अगर ये मेरा अल्कोहल है, अल्कोहल है तो इसको हम बोलेंगे अल्कोसोल बोलेंगे, ठीक है। अगर ये मेरा बेंजीन है, ओके, ये बेंजीन है तो इसको हम बोलते हैं बेंजोसोल बोलते हैं, ओके। अगर ये मेरा एयर है डिस्पर्सन मीडियम तो इसको हम एरोसोल बोलते हैं। तो ये सब बातें भी आप थोड़ी याद रखिएगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है। लास्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड केस हम देखते हैं हम अपना। ओके, चलो ठीक है। केस टू डिस्कशन करते हैं हम। केस टू है ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dp and dm, on the interaction between dp and dm, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके से हम बोला था, एक होता है लायोफिलिक सोल, क्या बोलते हैं हम इसको, लायोफिलिक सोल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लायो मतलब तो क्या होता है, लायो मतलब होता है आपका लिक्विड, लायो मतलब होता है लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है लव, लव, ठीक है। तो जो वाटर लविंग सोल्स होते हैं, मतलब ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन या ऐसा डिस्पर्सन फेज जो वाटर लविंग होता है, उसको हम लायोफिलिक सोल्स बोलते हैं। तो सोल इन विच देयर इज सफिशिएंट, सोल इन विच there is sufficient oblique strong interaction between dp and dm, interaction between dp and dm are known as lyophilic soul, are known as lyophilic। मतलब ऐसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के में सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो उसको हम लायोफिलिक बोल देंगे, ठीक है। लायोफोबिक को देख लेते हम, लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब लायो मतलब तो सिंपल सा हो गया मेरा लिक्विड, ओके। फोबिक का मतलब ये हुआ फियर या हेट, ठीक है। तो वाटर हीटर मतलब जो जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं हो, एकदम में अट्रैक्शन नहीं हो, जिसको आप जबरदस्ती बनाते हैं जो सॉल्यूशन को, उसको हम बोलते हैं लायोफोबिक, ठीक है। तो सॉल्व इन विच देयर इज नो, सॉल्व इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन are known as lyophilic, ओके। नाउ इसका डिफरेंस
करें तो प्रॉपर्टी, ठीक है, लायोफिलिक सोल, लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल। ओके, नाउ फर्स्ट इंटरेक्शन विथ डीएम। पहला प्रॉपर्टी का मैं कंपेयर करूं, इंटरेक्शन विथ डीएम, तो लायोफिलिक में तो सफिशिएंटली इंटरेक्शन होता है, सफिशिएंटली इंटरेक्शन, यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी नेचर, ठीक है। नेचर ये क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है ये, ठीक है। मतलब एक बार इंटरेक्शन होने के बाद आप उसको वापस से अलग भी कर सकते हो, ठीक है, ये वापस से रिवर्स भी हो सकता है, बट ये एक बार हो गया तो इसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये इरिवर्सिबल नेचर के होता है, ठीक है। और थर्ड है सॉल्वेशन, ठीक है। सॉल्वेशन मतलब क्या होता है, हैवीली सॉल्वेटेड होता है ये, हैवीली क्या होता है, सॉल्वेटेड होता है। और ये क्या होता है, लिटिल, ना के बराबर, लिटिल और नो सॉल्वेशन, लिटिल और नो सॉल्वेशन, ठीक है। फोर्थ है प्रिपरेशन, ठीक है। इनके लिए कोई भी स्पेशल मेथड नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपस में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो भैया जैसे मिक्सर होगा तो ऑलमोस्ट सॉल्यूशन बन जाता है, बट इसमें थोड़ा स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी special method for preparation. They do not require a special method for preparation. They are prepared only by special method. इनको special method की बिना आप prepare ही नहीं कर सकते. They are prepared by only special method. They are prepared by only special method. Okay. Again property liability source liophobic source liability और liophobic, ठीक है। Now fifth is stability की बात करूं, they are self stabilized, ठीक है। एक बार देखिए और डीएम के बीच में इंटरेक्शन हो गया तो ऑलमोस्ट वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, उनको कुछ भी स्टेबलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे दे रिक्वायर स्टेबलाइजर, ठीक है, यहाँ पे स्टेबलाइजर डालने की जरूरत पड़ती है, दे रिक्वायर स्टेबलाइजर, ठीक है। सिक्स्थ वन इज विस्कोसिटी की अगर हम बात करूं तो विस्कोसिटी में क्या होता है, डिस्पर्स फेज मतलब डिस्पर्सन मीडियम से इनकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा रहती है। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं रसना पानी, मतलब रसना का जो सॉल्यूशन जो आप बनाते हो और सिर्फ एक पानी का सॉल्यूशन दो तो आप देखो रसना का थोड़ा विस्कोसिटी ज्यादा होता है लेकिन पानी के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसका थोड़ा कम होता है। तो इट इज यूजुअली हायर देन dispersion medium. ओके, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। सरफेस टेंशन की बात करूं मैं, सरफेस टेंशन इसमें क्या होता है, इट इज यूजुअली लोअर
देन डिस्पर्सन मीडियम, ये सेम एज डिस्पर्सन मीडियम होता है, ठीक है। 8 नंबर की बात करूं, चार्ज की बात करूं, तो इनमें क्या होता है, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, या बहुत कम चार्ज करते हैं, दे डू नॉट कैरी और वेरी लिटिल चार्ज। एक बार अट्रैक्शन हो गया तो चार्ज तो डेवलप होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्यों, और मान लो अगर थोड़ा चार्ज डेवलप भी होगा वो इस वजह से होगा कि मान लो सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा गर्म हो रह गया या थोड़ा गर्म ही रह गया, तो हो सकता है उसमें थोड़ा चार्ज आ जाए। तो दे कैरी चार्ज, दे ऑलवेज कैरी चार्ज, दे ऑलवेज कैरी चार्ज आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। 9th नंबर की बात करो, कोगुलेशन, कोगुलेशन की बात करो। कोगुलेशन मतलब चिपकना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल चिपकते जाता चिपकते जाता चिपकते जाता, उस प्रोसेस को हम कोगुलेशन बोलते हैं। आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे समझ लो, दे कैन बी कोगुलेट बाय, दे कैन बी कोगुलेट बाय एडिशन of electrolyte, sorry, they can't be coagulated by addition of electrolyte। जब चार्ज ही नहीं है तो मान लो कोगुलेट कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कब जुड़ेगा, जब कुछ चार्ज रहेगा, समझे। यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि मान लो, क्योंकि ये मान लो दो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे, क्योंकि ये हमेशा चार्ज कंटेन करे, दो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, तो उनको जोड़ना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं जो इसका भी नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दे, इसका भी नेगेटिव चार्ज खत्म कर दे, तो हो सकता है कि ये कोगुलेट कर जाए, मतलब चिपक जाए एक दूसरे से, ठीक है। और कैन बी कोगुलेटेड by addition of electrolyte, okay। Standpoint, migration in electric field and मैग्नेटिक फील्ड, नो माइग्रेशन, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पे यस, यहाँ पे माइग्रेशन ये करेंगे, ठीक है। लास्ट में है टिंडल इफेक्ट, 11 टिंडल इफेक्ट, ठीक है। लेस सोइंग स्टैंडिंग इफेक्ट, लेस सोइंग डेफिनेटली शो करता है ये, डेफिनेटली शो, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक सोल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं, और इनऑर्गेनिक सोल जो होते हैं वो सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, लायोफोबिक होते हैं। तो दिस वाज योर सम पार्ट ऑफ, ठीक है। कल हम इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि आखिर इनको कैसे, कल तो हम केस 3 देखेंगे, उसके बाद इन कोलोइडल सॉल्ट्स को बनाया कैसे जाता है, अगर बनाने के बाद जो इम्प्योरिटीज रहती है तो प्यूरिफिकेशन मेथड देखना। तो पहले तो हमने टाइप पूरे कवर कर लेंगे कल, उसके बाद हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन कवर करना है, और प्रिपरेशन के बाद इनके प्यूरिफिकेशन कवर करना है। प्यूरिफिकेशन के बाद भी है बहुत कुछ टॉपिक रह जाता है, तो 2 लेक्चर आई थिंक ऑलमोस्ट रहेंगे, तुम्हारा 2 से 3 लेक्चर, उसके बाद तुम्हारा टॉपिक ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलोइडल सॉल्ट से ही करना तो क्वेश्चन आता है। बात के लिए काफी, थैंक यू वेरी मच।